एपिसोड के स्टार्टिंग में हम 5 साल पहले अकेडिया एम्पायर को देख पाते हैं, जहाँ पर की बहुत ही ज्यादा तबाही और आग फैला हुआ होता है। और फिर हमें बताया जाता है बहुत सौ सालों से खराब तरीके से रूल करने के बाद आखिरकार अकेडिया एम्पायर को वहाँ से उखाड़ फेंका गया। फिर हम अकेडिया एम्पायर के सिंबल को देख पाते हैं जो कि आग में जल रहा होता है। तभी हम कुछ उड़ते हुए रोबोट्स को देख पाते हैं जिनका नाम होता है ड्रैगोनाइट्स। और आगे हमें ये भी पता चलता है अकेडिया एम्पायर को उखाड़ के फेंकने के पीछे सिर्फ एक ही ड्रैगोनाइट था और वो अकेला ड्रैगोनाइट बस अपने एक ही हमले से बाकी बहुत सारे ड्रैगोनाइट को दे मारता है। वहीं पर हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अब बैठकर सब कुछ देख रही होती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर तो एक इंसान खड़ा हुआ होता है और उस इंसान के मुंह पर तो खून लगा हुआ होता है और वो बहुत ही पागलों की तरह हंस रहा होता है। और हमें बताया जाता है वो जो ड्रैगोनाइट था उसका आइडेंटिटी अभी तक किसी को नहीं पता चला है और वो अकेला ब्लैक ड्रैगोनाइट ही उठा के सभी ड्रैगोनाइट्स को पटकने लगता है। और फिर हम वही लड़की को देख पाते हैं जो कि अपनी आंखों से उसी ड्रैगोनाइट को देख रही होती है और उसको देखकर बोलती है ब्लैक हीरो। अब अगले सीन में हम 5 साल बाद के अकेडिया एम्पायर को देख पाते हैं जो कि फोर्ट्रेस नाम का एक नया एम्पायर बन चुका है। जिसके बाद हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि छत के ऊपर बहुत ही तेज दौड़ रहा होता है और उसके सामने तो एक बिल्ली पर्स लेकर दौड़ रही होती है। लेकिन तभी वो लड़का छत को तोड़कर घर के अंदर चला जाता है और वो लड़का जहाँ पर गिरता है वहाँ पर तो एक बाथटब होता है और उस बाथटब के अंदर तो एक लड़की नहा रही होती है और वो लड़की तो उस लड़के को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे बोलती है क्या मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। और ये देखकर वो लड़का काफी ज्यादा घबरा कर अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, नहीं तो चीजें जैसे चल रही है ये तो और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। तो फिर वो लड़का उस लड़की से बोलता है तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो और बोलता है हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा। लेकिन बाद में वो समझ पाता है कि आखिरकार वो क्या कह दिया है। लेकिन तब तक तो वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। लड़का बोलता है तुम मुझे गलत समझ रही हो और यही पर ये सीन कट होता है और अगले सीन में हम वही लड़के को देख पाते हैं जो कि बोलता है आज तो मैं लेट हो जाऊंगा, आज तो मुझे काम पर भी जाना था। फिर हम देख पाते हैं वो लड़का तो एक जेल में बंधा हुआ है और तभी हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि वही लड़के की तरफ देखने लग जाती है। वो लड़का उस लड़की से बोलता है जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे एक रीजन है। लेकिन वो लड़की तो उस लड़के के बात को ना सुनकर उसके तलवारों को देखने लग जाती है और उससे पूछती है क्या ये दोनों तलवारें तुम्हारी है। जवाब में वो लड़का हाँ बोलता है। वो लड़की बोलती है आमतौर पर लोग 2 तलवारें नहीं रखते हैं और उसके साथ साथ ए ब्लैक स्वॉर्ड। ये बोलने के बाद तो वो लड़की उस लड़के की तरफ घूरने लग जाती है। वहीं पर वो लड़का तो उस ब्लैक शॉट को देखकर अपना मुंह ही घुमा लेता है। तभी वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं और वो लोग तो उस लड़के को देखकर बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की बोलती है मैं तो बस इस लड़के को देखने के लिए आई थी और ये बोलकर तो वो लड़की वहाँ से जाने लग जाती है। अब अगली पल हम देख पाते हैं कि वो सभी लड़कियां तो उस लड़के को जंजीरे से बांध कर हेडमास्टर के पास लेकर जा रही होती है और फिर हमें पता चलता है वो लड़का तो असल में रॉयल एकेडमी ऑफिसर के अंदर है। अब अगली पल वो लड़का हेडमास्टर को सभी बातें बता देता है। जवाब में उसकी हेडमास्टर बोलती है ओ अच्छा ये सारी की सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर हेडमास्टर उस लड़के का स्वागत करती है और बोलती है पुराने अकेडिया एम्पायर का प्रिंस लक्स अकेडिया। और लक्स तो हेडमास्टर से सॉरी बोलने लगता है जिसमें कि हेडमास्टर भी उस लड़के को माफ कर देता है क्योंकि उन्होंने ही लक्स को काम के लिए बुलाया था। और फिर हेडमास्टर लक्स से पूछने लगती है क्या तुम्हें इस एकेडमी के बारे में पता है। लक्स बोलता है मुझे पता है इस एकेडमी के अंदर नए ड्रैगोनाइट को ट्रेन करा जाता है और इस एकेडमी को नए एम्पायर ने शुरू किया है। हेडमास्टर बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जो कुछ भी 5 साल पहले हुआ था वो और फ्यूचर में ना हो इस वजह से इसलिए नया एम्पायर अपने सारी की सारी ताकत को नए ड्रैगोनाइट को ट्रेन करने में डाल रहा है ताकि उनको दूसरी कंट्री की मदद ना लेना पड़े। और इस एकेडमी के अंदर वही लड़कियों को ट्रेनिंग किया जाता है जिनके अंदर ड्रैगोनाइट बनने का पोटेंशियल होता है और इस एकेडमी के अंदर लड़कों के जगह लड़कियां ही ज्यादातर ड्रैगोनाइट बनती है। इस वजह से लक्स जैसे लड़के यहाँ पर काफी ज्यादा खास है। वहीं पर हेडमास्टर की बात सुनकर तो लड़कियां तो ज्यादा खुश नहीं होती है और ठीक तभी वहाँ पर और एक लड़की आ जाती है और वो बहुत ही तेज दरवाजा खोलकर बोलती है एक सेकेंड, भले ही आपने इस लड़के को माफ कर दिया है लेकिन अभी तक मैंने इस लड़के को माफ नहीं किया है और आखिरकार आप इस तरीके के बेशरम लड़के को हमारे एकेडमी के अंदर काम करने दे सकते हो। तभी लक्स उस लड़की को करीब से देखता है और बोलता है अरे तुम तो वही लड़की हो। तभी हेडमास्टर उस लड़की को बोलने लगती है तुम विक्टिम हो इसलिए तुम इस लड़के को अपने मर्जी मुताबिक सजा दे सकती हो। ये सुनने के बाद तो लड़की खुश हो जाती है और लक्स को बोलती है मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ एक फाइट के लिए। वहीं पर ये सुनकर तो आसपास के सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी साइड से हेडमास्टर बोलने लगती है ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है क्योंकि लक्स ने इंपीरियल कैपिटल के टूर्नामेंट को जीता है और लोग तो इसे सबसे कमजोर लेकिन कभी ना हारने वाले ड्रैगोनाइट के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर लक्स तो इस चैलेंज को सुनने के बाद ज्यादा खुश नहीं होता है लेकिन वो लड़की अपनी तलवार को निकलकर लक्स के गर्दन पर
लगती है और बोलती है अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो तुम्हें जीतना होगा, और अगर तुम मुझसे जीत ना पाए तो तुम्हें जेल जाना होगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद तो लक्स कुछ भी नहीं बोलता, बस उस लड़की को घूरे जा रहा होता है। तभी पीछे से वो लड़कियां बोलने लगती है पुराने अंपायर का प्रिंस वर्सेस नए अंपायर का प्रिंसेस, ये फाइट तो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तभी वो लड़की बोल देती है कि इस फाइट के बारे में पूरी एकेडमी के अंदर अनाउंस कर दो। और फिर वो लड़की लक्स को अपना पूरा नाम बताती है जो कि होता है लिजाटे अरिस्माटा। और ये लड़की फर्स्ट क्वीन है अरिस्माटा अंपायर की, जिसने 5 साल पहले उसके अंपायर को तबाह किया था। अब अगले सीन में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो बोलती है आखिरकार आप क्या कर रहे हो बड़े भैया। जवाब में लक्स बोलता है मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा दिक्कतें खड़ी नहीं किया है। और फिर आयरी बोलने लगती है अगर आप अरेस्ट हो जाओगे तो मुझे काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी उस कर्ज को चुकाने के लिए। और 5 साल पहले जो भी हुआ था उसके बाद तो पुराने रॉयल फैमिली के लोगों को एकदम क्रिमिनल माना जाता है। और फिर वो अपने गले में एक लॉकेट होता है उसको हाथ लगाकर बोलती है हमारी आजादी के बदले में जो कीमत है वो मैं अकेले चुका नहीं सकती। जिसमें लक्स बोलता है तुम्हें तो पता ही है मैं जितना हो सके उतना मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। और फिर आगे आयरी बोलती है किसी भी करके आपको उस लिजाटे को डिफीट करना ही पड़ेगा। तभी आयरी के साइड में वो लड़की जिसका नाम नकोटो है वो बोलती है इस एकेडमी के अंदर लिजाटे भी कभी भी बैटल में नहीं आ रही है। ये सुनकर तो आयरी हंसने लगती है और बोलती है यही चीज तो मेरे भैया के लिए भी है। देन अगले सीन में हम लक्स को देख पाते हैं जो कि कपड़े बदल कर बैटल फील्ड में आ जाता है। और तभी स्टेडियम में बहुत सारे रोबोट आकर खड़े हो जाते हैं और वो सभी मिलकर तो उस बैटलफील्ड के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं। वहीं पर सभी ऑडियंस तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि नया प्रिंसेस और पुराने प्रिंस के बीच में फाइट होने वाला है। उसके बाद वहाँ पर लिजाटे भी आ जाती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार मैंने तुमको चैलेंज क्यों किया। ये सुनने के बाद तो लक्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर लिजाटे बोलती है अगर तुम इस बैटल में जीत गए तो मैं तुमको वो कारण बता दूंगी। जिसके बाद लक्स अपना ब्लू वाला तलवार निकालता है और फिर अपने ड्रैगनेट के अंदर आ जाता है। और उसे देखकर तो सभी लोग बोलते हैं ये तो एक मामूली वाइबन है। वहीं पर लिजाटे भी ड्रैगनेट के अंदर आ जाती है और बोलती है तुम्हारा ड्रैगनेट मेरे ड्रैगनेट के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। वहीं पर लिजाटे के ड्रैगनेट को देखकर तो आयरी बोलती है ये ड्रैगनेट तो काफी ज्यादा रेयर है। वहीं पर लिजाटे तो अपना गन निकलकर फाइट को शुरू भी कर देती है और फिर वो लक्स की तरफ शूट भी कर देता है। लेकिन लक्स तो अपने ड्रैगनेट को लेकर उड़ने लगता है और सभी बुलेट को डॉच करने लगता है। लेकिन 2-3 बुलेट तो उसके ड्रैगनेट के शूट पर लग ही जाता है। और फिर लक्स देखता है इस हमले के वजह से तो उसका तलवार ही टूट गया है। वहीं पर लक्स लिजाटे को बोलता है मुझे एक एहसान चाहिए, अगर इस फाइट टाइम में खत्म हो जाता है तो क्या हम दोनों कोई एग्रीमेंट कर पाएंगे। असल में मैं काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ जो कुछ भी पहले हुआ था उसके लिए। वहीं पर फाइट के बीच में लक्स की बातें सुनकर तो लिजाटे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है लगता है तुम कोई आम बेवकूफ नहीं हो, तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। और फिर वो अपना स्पेशल पावर की यूज करने लगती है जिसका नाम होता है 7th हेड। और फिर हम देख पाते हैं लिजाटे के गन तो एक मल्टी कैनन में बदल चुका है। और वो लक्स से ये भी बोलती है अगर तुम मेरे साथ सीरियस होकर लड़ना चाहते हो तो तुम अपना ब्लैक तलवार को यूज करो। जवाब में लक्स बोलता है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं वो नहीं कर सकता। वहीं पर लिजाटे अपने हमले को स्टार्ट करके कुछ ड्रोन को लक्स के पीछे भेज देती है और लक्स तो उन ड्रोन से काफी तेजी से बचकर उड़ रहा होता है। जो देखकर लिजाटे बोलती है तुम्हारे भागने का कोई चारा नहीं है। और फिर वो अपना सबसे ज्यादा पावरफुल हमला कर देती है। वहीं पर लक्स तो उस हमले से काफी ज्यादा मुश्किल से ही बच पाता है और वो बोलता है मैं मरना नहीं चाहता। वहीं पर ये सब कुछ देखकर आयरी बोलती है मुझे पता है कि लक्स अभी मुश्किल में है लेकिन अगर वो कोई एक चीज को डिसाइड कर लिया तो वो उसको पूरा करके ही छोड़ता है। वहीं पर ये सब कुछ देखकर तो लिजाटे का गुस्सा बढ़ ही जा रहा होता है और वो बोलती है आखिरकार मैं इसको हरा क्यों नहीं पा रही हूँ। तभी वो टियामैन का डिवाइन ड्रैगन यूज कर देती है और बोलती है गॉड के नाम के सामने तुमको तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। और उस अटैक से तो काफी ज्यादा तेज रोशनी भी निकलती है। और इसके बाद ही हम लक्स को देख पाते हैं जो कि अपने ड्रैगनेट को लेकर जमीन पर पड़ा हुआ होता है। और इस हमले को देखकर तो आयरी बोल रही होती है डिवाइन ड्राइमन। ये हमला तो सिर्फ डिवाइन ड्रैगनेट के पास ही होती है। वही दूसरी तरफ लिजाटे डिवाइन ड्राइमन और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक यूज करने की वजह से वो भी काफी ज्यादा थक गई होती है। यहाँ तक कि इसकी वजह से वो तो अपने ड्रैगनेट के ऊपर से भी कंट्रोल खो देती है। ये देखकर लक्स बोलता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तुम्हें ड्रैगनेट के अंदर से अभी बाहर आना चाहिए। लेकिन लिजाटे तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो बोलती है मैं हार नहीं मान सकती। लेकिन तभी हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि बांसुरी बजा रहा होता है और इसके वजह से एक बहुत ही बड़ा पंखों वाला मॉन्स्टर एकेडमी की तरफ उड़कर आ रहा होता है। वहीं पर सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार ये बैरियर कहाँ पर चला गया। तभी वो सभी लोग एक एबिस को देख पाते हैं जो कि एक ड्रैगनेट को खा लेता है।
ये सब कुछ देखकर तो आयरी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और बोलती है आखिरकार एक एबिस यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको तो रियूड में होना चाहिए। दूसरी तरफ तो लिज़र्ड का ड्रैगनाइट अभी भी कंट्रोल में नहीं होता और एबिस तो उसके ठीक सामने ही होता है। उसके बाद हम लक्स को देख पाते हैं जो कि हाउलिंग रोर नाम के अपने अटैक को इस्तेमाल करता है और इस अटैक का इस्तेमाल तो लक्स ने लिज़र्ड को बचाने के लिए किया होता है। ये देखकर लिज़र्ड बोलती है लक्स आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लक्स बोलता है लिज़र्ड मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। फिर सैरिस और एक दूसरी लड़की नकोटो से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जवाब में नकोटो बोलती है आयरी की बड़े भाई मुश्किल में है। दूसरी तरफ हम लक्स को देख पाते हैं जो कि अपने ड्रैगनाइट की मदद से अभी भी उस एबिस से लड़ रहा होता है। ये देखकर सैरिस बोलती है क्या उसका दिमाग खराब है, वो एक एबिस से लड़ रहा है और उसका ड्रैगनाइट तो काफी ज्यादा नॉर्मल है। ये सब सुनकर साइड से आयरी मुस्कुराती है और बोलती है तुम लोग गलत हो। और तभी हम लिज़र्ड को देख पाते हैं जिसका ड्रैगनाइट धीरे धीरे कंट्रोल में आता है और फिर लिज़र्ड सोचने लगती है कि लक्स ने उसको क्या बोला था। लक्स ने बोला था कि मैं एबिस को हरा नहीं सकता, इसलिए तुम ग्राउंड में जाओ और अपने कैनन के मदद से एनिमी के ऊपर टारगेट करो और जैसे ही मैं अपने हाथ के मदद से सिग्नल दूं वैसे ही तुम उसके ऊपर हमला कर देना। वहीं पर लिज़र्ड ग्राउंड में आ जाती है और अपने कैनन को भी रेडी कर लेती है। वहीं पर लक्स तो अभी भी उस एबिस से लड़ रहा होता है। तभी उस एबिस की नजर लिज़र्ड के पर जाती है और उसके तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर लक्स उस एबिस को अटैक कर देता है और वो एबिस भी लक्स को अटैक कर देती है, जिस वजह से लक्स के हाथ से जो तलवार था वो नीचे गिर जाता है। लेकिन लक्स अपना हाथ को ऊपर कर देता है जो देखकर लिज़र्ड उस एबिस के ऊपर हमला कर देती है। अब अगली पल हम देख पाते हैं लिज़र्ड का ड्रैगनाइट पूरी तरीके से बंद पड़ गया है। वहीं पर वो लक्स को देख पाती है जिसका जो ड्रैगनाइट पूरी तरीके से टूट गया होता है और फिर वो उसके पास जाकर लक्स को बाहर निकलती है। देन अगले सीन में हम लिज़र्ड को देख पाते हैं जो कि नहा रही होती है और वो सोच रही होती है ये पहली बार है कि कोई लड़का ने उसको बचाया है। दूसरी तरफ हम लक्स को देख पाते हैं जो कि घायल होता है और फिर वो बिस्तर पर लेटकर सोचता है। और तभी हम उसके पास्ट के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर लक्स छोटा होता है और वो अपने चेहरे को पानी के अंदर देख रहा होता है और वहाँ पर तो अकेडिया एम्पायर का सिंबल भी होता है। और फिर लक्स एक इंसान से पूछता है आगे तुम क्या करने वाले हो। वहीं पर उस इंसान के पास तो लक्स की वही ब्लैक तलवार रहती है, लेकिन तभी लक्स को होश आ जाता है और वो झटके से उठ जाता है। इसके बाद वो उठकर अपने उन्हीं दोनों तलवारों को तरफ देखने लगता है, लेकिन ठीक तभी वहाँ पर लिज़र्ड आ जाती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। और लिज़र्ड को देखकर लक्स पूछता है क्या तुम मेरा ख्याल रख रही थी। जवाब में लिज़र्ड बोलती है कि हाँ, क्योंकि तुमने भी तो मुझे प्रोटेक्ट किया था। और फिर वो लक्स से पूछती है कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे थे। लक्स बोलता है मैं कुछ पुराने यादों के बारे में सोच रहा था। फिर लिज़र्ड हंसकर बोलती है मैंने तुम्हारी बात को मान लिया है। फिर वो बहुत ज्यादा शर्माती है और लक्स के ऊपर गीला तौलिया मार देती है, जिसके बाद वो बोलने लगती है मैं तुमको कुछ दिखाने वाली हूँ। और फिर वो अपने कपड़े को उठाकर अपने पेट पर एक सिंबल लक्स को दिखाने लगती है और ये देखकर लक्स बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है पुराने एम्पायर का सिंबल तुम्हारे पेट पर क्या कर रहा है। और फिर लिज़र्ड तो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और बोलती है प्लीज इस सिंबल के बारे में किसी को भी मत बताना और मैं तुम्हें ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि नहाते टाइम तो शायद तुमने ये देख ही लिया था। फिर लक्स बोलता है मैं अपने ब्लैक स्वॉर्ड की कसम खाकर बोलता हूँ मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। फिर लिज़र्ड पूछती है आखिरकार तुम अपने ब्लैक स्वॉर्ड का यूज क्यों नहीं कर रहे हो। लक्स बोलता है क्योंकि ऐसा करने के लिए मुझे हेडमास्टर ने कहा था। और फिर लिज़र्ड काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कल से तुम ऑफिशियली हमारे एकेडमी के स्टूडेंट बन जाओगे और तुम मुझे लीसा बुला सकते हो। और फिर वो हंसकर वहाँ से चली जाती है और लक्स तो उसका बिहेवियर देख के कुछ भी समझ नहीं पाता। और दूसरी तरफ हम और एक लड़की को देख पाते हैं जो कि उन दोनों के ऊपर नजर रखी हुई होती है। अब अगले दिन सुबह लक्स क्लास में आता है और टीचर उसको सभी के साथ इंट्रोड्यूस करवा रही होती है और लीसा तो बस लक्स को ही घूरे जा रही थी। और इधर पूरे क्लास के अंदर एक मेल स्टूडेंट आने की वजह से बातें शुरू हो जाती है। इसी बीच लक्स बोलता है मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो घर जाना है। और फिर टीचर लक्स को उसकी जगह बताती है और टीचर जैसे अपनी जगह पर बैठने जाता है तो वहाँ पर एक लड़की को देखकर तो लक्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और ये देखकर टीचर लक्स से पूछती है क्या तुम उसको पहले से ही जानते हो, जिसमें लक्स बोलता है कि हाँ ये तो मेरी बचपन की दोस्त थे। और फिर लक्स उसके पास बैठता है और उससे बोलता है क्या तुम मेरे साथ तुम्हारा बुक को शेयर कर सकती हो। ये सुनने के बाद तो सेल्फी बिल्कुल उसको इग्नोर करी जा रही थी, जिसमें लक्स बोलता है प्लीज क्या तुम तुम्हारी बुक मेरे साथ शेयर कर सकती हो। इस जगह पर सेल्फी बोलती है तुम मेरे पुराने नाम से बुलाओ। लक्स बोलता है लेकिन ये नाम तो मैं तुम्हें बचपन में बुलाया करता था।
लेकिन शिल्पी नहीं मानती, जिस वजह से लक्स को वो नाम बोलना ही पड़ता है और फिर वो बहुत ही शर्माते हुए वो नाम बोलता है। वहीं पर इस नाम को सुनकर तो क्लास के बाकी लड़कियां हंसने लग जाती है। वहीं पर लीजा इन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। अब अगले ही पल क्लास खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लड़कियां लक्स के आसपास घूमने लगती है, क्योंकि इस पूरी एकेडमी के अंदर लक्स अकेला लड़का है और बाकी सब लड़कियां है। सभी लड़कियां उससे पूछती है, क्या तुम मेरी इस जगह पर मदद करोगे, क्या उस जगह पर मदद करोगे। और ये सब कुछ सुनने के बाद तो लक्स बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाता है और ये सब कुछ देखकर तो लीसा और भी ज्यादा जेलस फील करती है और अपने मन में बोलती है, पता नहीं ये सभी लड़कियां लक्स के पीछे क्यों पड़ी है। जिस वजह से लीसा भी बहुत ज्यादा शर्माते हुए लक्स के पास जाती है और उससे बोलती है, क्या तुम मेरे केयर टेकर या फिर एक बॉडीगार्ड बनोगे। और ये सुनकर तो लक्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार लीसा उससे चाहती क्या है। लीसा बोलती है, मैं तुम्हें इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक तभी लक्स की बचपन की दोस्त शिल्पी उठती है और लीसा से बोलती है, तुम्हें पता है ना कि आखिरकार तुम क्या बोल रही हो। और फिर लीसा शिल्पी को कुछ खाने के लिए देती है और बोलती है, इस जगह पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। और फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर और एक लड़की आ जाती है जिसका नाम लूसीफर है और वो उन दोनों लड़कियों से बोलती है लक्स को टीचर बुला रही है। और फिर वो उसके बाद लक्स को लेकर बाहर आ जाती है और बाहर आते ही लक्स समझ गया था कि लूसीफर लक्स को इस जगह पर इसलिए बुलाई है क्योंकि लक्स के वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा न बढ़े, जिस वजह से लक्स लूसीफर को थैंक यू बोलता है। लेकिन तभी लूसीफर बोलती है, लक्स क्या तुम ब्लैक हीरो के बारे में जानते हो। और ये सुनने के बाद तुम्हारा लक्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। देन अगले सीन में हम काली कोठरी के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर कि दो लोग होते हैं। उन दोनों में से एक तो लक्स है और दूसरा है लक्स का बड़ा भाई। और फिर लक्स उसके बड़े भाई से बोलता है, मैं इस जगह पर कम से कम लोग मारना चाहता हूँ। और ये सुनकर तो लक्स का बड़ा भाई सिर्फ हंसता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन सुबह लक्स सोकर उठता है और उसी बीच उसको कुछ महसूस होता है और वो जैसे ही देखता है वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। असल में वो अपने बेड पर शिल्पी को देख पाता है, क्योंकि शिल्पी तो उसके साथ ही पूरी रात एक ही बेड में सोई हुई थी। और ठीक तभी वहाँ पर और एक लड़की आ जाती है जो कि शिल्पी को बुलाने के लिए आई थी और वो लक्स और शिल्पी को एक ही बेड पर देखकर बहुत ज्यादा गलत समझ लेती है। और इसके अगले पल ही ये पूरी बात पूरी एकेडमी में वायरल हो जाती है। अब अगले ही पल हम देख पाते हैं ये सारी बातें तो लक्स की छोटी बहन के कान में भी चली जाती है और वो तो लक्स को डांट रही होती है और बोलती है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, वो भी एकेडमी के अंदर। जिसमें लक्स बोलता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। असल में मैं एक एडवांस स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे पास कोई भी रूम नहीं था। इसलिए हेडमास्टर ने उनकी बहन जो कि मेरी बचपन की दोस्त थे मुझको उसके साथ रहने के लिए अलाउ कर देती है। इसलिए अब लक्स को शिल्पी के साथ रहना पड़ेगा। ये सुनकर आयरी बोलती है, मैं तो आपके बात को समझ जाऊंगी, लेकिन आप बाकियों को कैसे समझाओगे। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लक्स को देख पाते हैं जो कि काम पर आया था, क्योंकि वो एकेडमी के अंदर होने के बावजूद भी वो एकेडमी के लोगों को ही काम करके अर्निंग कर रहा था। और वो वहाँ पर तो लीसा को सोया हुआ देख पाता है और तभी लीसा भी उठ जाती है और वो लक्स को देख लेती है। तभी लक्स बोलता है, असल में मैं यहाँ पर एक काम को लेकर इंपीरियल मैकेनिक से मिलने आया हूँ। जब अब लीसा बोलती है, ओ इंपीरियल मैकेनिक में ही हूँ जो कि तुमको काम पर बुलाया है। और लीसा लक्स को बता रही होती है कि मैंने तुमको इस जगह पर कोई भी काम के लिए नहीं बुलाया है। और फिर लीसा बताती है, लक्स मैंने तुम्हारे वाईमैन को ठीक कर दिया है। और ये देखने के बाद तो लक्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है आखिरकार लीसा ने मेरे वाईमैन को क्यों ठीक किया। इस जगह पर लीसा बहुत ज्यादा शर्मा कर बोलती है, मैंने तुम्हारा वाईमैन इसलिए ठीक किया क्योंकि तुम हमारे एकेडमी के मेंबर हो और मेरे क्लासमेट भी, और तुम्हारे जैसे सोल्जर्स की हमें जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हारा वाईमैन को ठीक कर दिया ताकि तुम हमारे लिए लड़ सको। और इस जगह पर ये सुनकर तो लक्स लीसा को थैंक यू बोलता है और लीसा लक्स को उसके वाईमैन की शॉट दे देती है। और फिर लक्स ये भी बोलता है, जितना मुझे हो सकेगा मैं अपने नया किंगडम के लिए उतना जरूर करूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से एक अंधेरी जगह को देख पाते हैं जहाँ पर कई सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई होती है और वही जगह पर हम लक्स के बचपन वाले रूप को देख पाते हैं और उसके सामने उसका ही बड़ा भाई जो कि पागलों की तरह हंस रहा होता है। और लक्स का बड़ा भाई लक्स को बोलता है, जितनी हो सके उतनी ही मौतें चाहिए। और यही पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम लक्स को देख पाते हैं। ये सब कुछ तो लक्स सपने में देख रहा था। देन अगले सीन में हम हेडमास्टर को देख पाते हैं जो कि सभी लड़कियों को बोल रही होती है, किंगडम में हमला हुआ है और नाइट्स होने के मुताबिक तुम लोगों को उनको रोकना पड़ेगा। और फिर सभी नाइट्स अपने मिशन में चले जाते हैं और तभी वहाँ पर लक्स भी आ जाता है। और लक्स को देखकर तो लीसा उसको जबरदस्ती बताने लगती है कि मैं मिशन में जा रही हूँ। और ये सुनकर लक्स बोलता है, तुम अपना ध्यान रखना। लीसा
बोलती है मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक तभी वहाँ पर लूसीफर भी आती है और वो लक्स को बताती है तुम्हें भी मिशन पर जाना होगा, लेकिन तुम अभी न्यू स्टूडेंट हो, इसलिए तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पर लक्स को थोड़ा सा अजीब देखकर आयरी उसकी छोटी बहनों से पूछती है क्या तुमको कुछ हुआ है बड़े भाई। जवाब में लक्स बोलता है एक ही साथ 2 एबेस का होना ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता। इसी बीच सभी ड्रैगनाइट्स मिशन में चले जाते हैं और वो लोग अपने डेस्टिनेशन में जाकर देखते हैं एक पानी वाला स्लाइम जैसा कुछ मूव कर रहा है और फिर लिसा जैसे उस मॉन्स्टर की तरफ कुछ हमला करती है। ठीक तभी उसके बाद हम एक इंसान को देख पाते हैं जो कि फिर से वही बांसुरी को बजाता है, लेकिन इस बार इस बांसुरी के साउंड को लिसा भी सुन लेती है और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार ये साउंड कहाँ से आ रही है। और ये आवाज सुनकर तो वो वाटर मॉन्स्टर काफी ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है और फिर वो बहुत ज्यादा बड़ा होकर वो वाटर मॉन्स्टर तो फूट जाता है और उस मॉन्स्टर के फूटने के बाद तो उसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे ड्रैगनाइट्स निकलते हैं। और तभी हम एक पर्सन को देख पाते हैं जो कि वही बांसुरी को बजा रहा था, जो कि एक ड्रैगनाइट के अंदर होता है और लिसा के सामने आ जाता है। और लिसा तो उसको देखकर ही समझ आती है कि आखिरकार ये बंदा कौन है और वो बोलती है तुम तो इंपीरियल कैपिटल में रहते हो किंगडम के। जिसमें वो बंदा बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा, असल में मैं नाइट मैक्सटम का चीफ हूँ। ये सुनकर तो लिसा बोलती है मतलब कि तुम हम लोगों को और किंगडम को धोखा दे रहे हो। जिसमें वो बंदा बोलता है असल में ये सब कुछ भी नहीं है, मैं तो इस किंगडम को और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहता हूँ। और ये बताने के बाद वो अपने बांसुरी को फिर से बजाकर सभी ड्रैगनाइट को कंट्रोल कर लेता है और लिसा के ऊपर हमला भी कर देता है। और शुरू में तो लिसा सभी ड्रैगनाइट्स को बहुत ही आराम से हरा पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो ड्रैगनाइट्स बहुत होने के कारण और अलग अलग डायरेक्शन से लिसा के ऊपर अटैक करने की वजह से लिसा भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी। इसी बीच हम दूसरी तरफ देख पाते हैं एक ड्रैगनाइट्स फिर से वापस बेस में आ जाता है और वो सबको खबर दे देती है कि लिसा इस जगह पर कमजोर पड़ रही है। और ये सब कुछ सुनने के बाद तो लक्स फैसला कर लेता है कि वो इस जगह पर लिसा को बचाने के लिए जाएगा, जो देखकर उसकी छोटी बहन आरी बोलती है भैया ध्यान से, आप प्लीज अपना ब्लैक स्वॉर्ड का इस्तेमाल मत करना, आपको तो पता ही है अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो क्या होता है। लक्स बोलता है तुम टेंशन मत करो क्योंकि मैं अपना ब्लैक स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और जाने से पहले वो लूसीफर को बोलता है प्लीज तुम मेरे बहन का ख्याल रखना। वही दूसरी तरफ हम फिर से बैटलफील्ड के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर सभी ड्रैगनाइट्स धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे, क्योंकि जो इविल ड्रैगनाइट्स थे वो तो खत्म ही नहीं हो रहे थे, वो तो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ रहे थे। और इस जगह पर तो लिसा भी कमजोर पड़ रही थी और वो तो हार भी मान चुकी ही थी, लेकिन वो अपने प्रिंसेस प्राइड के कारण वो उस पर्सन के ऊपर हमला कर देता है और उसके बांसुरी को छीनने की कोशिश करती है। वो इस जगह पर वो करना तो चाहती है, लेकिन वो जो कैप्टन था वो धोखे से लिसा के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक हमला करती है, जिस वजह से तो लिसा की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और लिसा तो जमीन पर गिर जाती है। और वो बंदा लिसा को मारने से पहले उसके पेट के वहाँ पर कपड़े को फाड़ देता है और उस पेट के ऊपर सिंबल को देखकर वो बोलता है तुम्हें ये लोगो या फिर ये साइन याद है? तुम्हें पता है आखिरकार ये साइन तुम्हें किसने दिया है? इसको मैंने दिया है, क्योंकि तुम स्लेव थे, तुम एक स्लेव हो ना कि कोई प्रिंसेस, और मैं तुम्हें कभी भी एक प्रिंसेस नहीं मानूंगा। और ये बोलने के बाद तो कैप्टन प्रिंसेस को मारने वाली ही थी और तभी वो लिसा तो सोचती है मैं तो एक अनवर्दी प्रिंसेस हूँ, और वो इमोशनल होकर रोने लगती है और बोलती है मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाई, मैं इस बैटल को हार ही गई। और फिर वो कैप्टन जैसे ही प्रिंसेस को मारने ही वाला था, लेकिन सही समय पर लक्स वहाँ पर आ जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि लक्स भी उसको ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाता, जिस वजह से उसका वाइवन का हाथ ही टूट जाता है और लक्स के पास और कोई मौका भी नहीं होता। वो तो एकदम होपलेस हो जाता है, वो हारने ही वाला होता है, लेकिन वो फैसला कर लेता है कि अब उसको ब्लैक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने ब्लैक स्वॉर्ड को निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक माना निकलना भी शुरू हो जाता है। और उस ब्लैक स्वॉर्ड के वजह से तो लक्स एक ब्लैक ड्रैगनाइट के अंदर आ जाता है और उस ब्लैक ड्रैगनाइट की पावर इतना ज्यादा होता है कि जिसकी वजह से तो आसमान पूरा काला हो जाता है और उस जगह पर तो चारों तरफ बिजली कड़कना भी शुरू हो जाता है। उसके पावर को तो पूरे के पूरा एकेडमी की पूरे के पूरा किंगडम ही महसूस कर पाता है। और इस ड्रैगनाइट की पावर इतना ज्यादा होता है कि ये तो एक ही बार में इस धरती को भी तबाह कर सकता है। वहीं पर उस ब्लैक ड्रैगनाइट को देखकर तो सभी लोग घबराने लगते हैं और सोचते हैं आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल ड्रैगनाइट किसी के पास कैसे हो सकता है। और ये देखने के बाद तो लक्स की बहन आयरी भी दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ लिसा भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है और यहाँ पर की कैप्टन भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और लक्स उस ड्रैगनाइट को पहनने के बाद कुछ करने वाला ही होता है, उससे पहले ही वो कैप्टन काफी ज्यादा गुस्से में आकर लक्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लक्स बस एक ही अटैक से उस कैप्टन को बहुत ही आसानी से मार देता है और वो लिसा को भी बचा लेता है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये एनीमे अच्छा लगता है तो आप लोग अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड कमेंट कर देना। इसमें अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।